हाँ तो बच्चों, आज हम बात करते हैं आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। अब आहार आयोजन हमने समझ भी लिया, उसके सिद्धांत भी समझ लिए, लेकिन हर घर का आहार आयोजन अलग नहीं हो सकता, क्योंकि घर की स्थिति के हिसाब से हर परिवार के आहार आयोजन को कुछ प्रभावित करने वाली कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, जिसकी वजह से सबका आहार आयोजन अलग अलग होता है। सबसे पहले बात करें आयु और शारीरिक स्थिति की। घर में किस आयु वर्ग के लोग हैं, उनकी शारीरिक स्थिति क्या है, उसके आधार पर ही उस घर का आहार आयोजन होगा। शारीरिक स्थितियों की अवधारणा में हम बात करें तो पौष्टिक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। जैसे अगर किसी में गर्भवती महिला है, धात्री अवस्था की महिला है जहाँ पर है, तो उनकी पौष्टिक आवश्यकताएं सामान्य अवस्था वाली की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार अगर किसी घर में बीमार व्यक्ति है तो उसकी आहारी आवश्यकताएं बीमारी के आधार पर भिन्न हो जाती है। बढ़ते बच्चों की को ऊर्जा प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो कि उनको वयस्क और वृद्ध वर्ग की तुलना में ज़्यादा चाहिए होती है। तो घर में किस प्रकार के व्यक्ति है, वृद्ध व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति ज़्यादा है, बच्चे हैं, धात्री महिला है, तो उसके आधार पर ही उस घर का आहार आयोजन होगा। दूसरी बात करते हैं लिंग की। जब लिंग की बात करते हैं स्त्रियों और पुरुषों की, तो अगर हम बात करें तो पुरुषों का शारीरिक भार स्त्रियों के मुकाबले ज़्यादा होता है, यानी उनका वेट ज़्यादा होता है। शारीरिक संरचना में कार्यशील पेशियाँ, मांसपेशियाँ और चर्बी वसा का जमाव कम होता है, अतः उन्हें ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ जैसे अनाज, गुड़, घी इत्यादि की आवश्यकता अधिक होती है। लेकिन स्त्रियों के अंदर फैट यानी वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, अतः उनको प्रोटीन युक्त भोजन लेना ज़्यादा उपयुक्त होता है। बात करें जलवायु और मौसम की, तो ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों को गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उससे उनका शरीर का तापमान होता है वो सामान्य रह सकता है। यही कारण है कि जब हम बात करते हैं ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों को, तो वो अधिक ऊर्जा वाले और प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ का चुनाव करते हैं। फिर आती क्रियाशीलता की। क्रियाशीलता के आधार पर भी तत्वों की मात्रा कम या अधिक पाई जा सकती है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मजदूर है या मेहनत का कार्य करता है तो उसके भोजन में ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी, ताकि वो अपने काम को सुचारू रूप से कर सके। उसी प्रकार अगर ऑफिस में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनका शारीरिक श्रम ना के बराबर है, तो उनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, एनर्जी की यानी ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। पांचवा होता है इनकम यानी आय। अधिकतर सबका मानना होता है कि पैसे वाले होते हैं तो वो बहुत अच्छा भोजन करते हैं या भोजन पे बहुत ज़्यादा पैसा व्यय करते हैं। तो किसी भी परिवार की आय का जो मुख्य स्रोत होता है या मुख्य भाग होता है, यानी या एक बड़ा भाग होता है, वो भोजन पर व्यय होता है। लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती है, खाने पर खर्चा कम होता है। यानी कि अगर 10,000 व्यक्ति अगर कमाता है तो वो 2,000 2,500 रुपये भोजन पे व्यय करेगा। तो क्या 1 लाख कमाने वाला कोई 10,000 थोड़ी ना खर्च करता है। तो ये एक खाली धारणा है। आज के परिवेश में अगर हम ये सोचें कि अमीर लोग ज़्यादा पौष्टिक भोजन का सेवन करते हैं, और यदि आहार आयोजन के सिद्धांतों को अगर हम काम में ले, तो ये है कि सीमित आय वाले भी संतुलित भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी आर्थिक स्थिति ना होने पर भी गृहिणी चाहे तो कुछ ऐसी चीज़ें उपयोग में ला सकती है जिससे कि कम पैसों में भी परिवार के सदस्यों को संतुलित भोजन मिल सके। जैसे महंगे भोज्य पदार्थों का चयन न करके, जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर, काजू, बादाम न करके प्रोटीन की आवश्यकता है तो वो सोयाबीन से, दाल से, मूंगफली से, गुड़ से, इन सब से पूर्ति कर सकती है आराम से। भोजन में उपलब्ध सस्ती सब्जी और फलों का चयन कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि सर्दी के मौसम में हमें भिंडी खानी है या गर्मी के मौसम में मटर ही खाना है। तो जो जिस मौसम में उपलब्ध सब्जी है या जो फल है उसका सेवन करें, वो रीज़नेबल भी होती है, हमारी आय के हिसाब से हमें उपलब्ध भी हो जाती है। इसी प्रकार बचे हुए आहार को दूसरे तरीके से बनाकर, जैसे दाल बच गई तो उसके पराठे बना दिए, सब्जियों को मिलाकर खिचड़ी बना दी, तो कुछ ऐसे नए व्यंजन बना सकती है जो मिक्स करके जो बच्चों को पसंद भी आ जाए और उन्हीं प्रकार के, उन्हीं सस्ते पौष्टिक तत्वों से मिलकर वो तैयार हो जाए। इसी प्रकार विभिन्न भोज्य समूह के सम्मिलित द्वारा भी कम व्यंजन, जैसे कि रोटी, दाल, सब्जी की जगह गेहूं का आटा, बेसन, आलू, पालक, तेल इत्यादि से पराठा बनाया जा सकता है। अतः आहार आयोजन के सिद्धांतों से हम चाहे तो सीमित आय के अंदर भी संतुलित आहार बना सकते हैं। भोज्य पदार्थों की उपलब्धता। मौसमी फल मौसम विशेष में ही आसानी तरीके से मिलते हैं, यानी आम है तो गर्मियों में ही मिलेगा, सेब है तो वो सर्दियों में ज़्यादा सस्ता होता है। तो अगर हम हर मौसम में हर चीज़ का या हर सब्ज़ी का मज़ा लेना चाहते हैं तो हम या तो उसको परिष्कृत करके रखें, यानी कि उसको स्टोर करके रखें, जैसे आम का गूदा निकाल के रख लिया, या उसको किसी और वेरिएशन के अंदर चेंज करके अपने पास रख लिया, ताकि मौसम ना होने पर भी उसका उपयोग कर सके। जैसे फ्रोज़न मटर रखते हैं, फ्रोज़न कॉर्न होता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम सुखा कर रख सकते हैं। इसी प्रकार सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ हर समय व हर जगह पर उपलब्ध नहीं होते।
जैसे कि उत्तर भारत के अंदर गेहूँ ज़्यादा उगता है तो ज़्यादा पाया जाता है और सस्ता होता है। उसी प्रकार दक्षिण भारत में चावल ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा चावल वहाँ पाया जाता है, तो वहाँ के अनुरूप वो सस्ता होता है। इसलिए उपलब्धता के आधार पर ही अपना आहार आयोजन बनाए, यानी जो चीज़ जहाँ पर ज़्यादा उपलब्ध है, जो फल सब्जी अनाज, उसको अपनी आहार व्यवस्था के अंदर सम्मिलित करें। सातवां और महत्वपूर्ण पॉइंट है सदस्यों की पसंद और नापसंद। हमने आहार आयोजन बनाते समय ये विशेष ध्यान देना है कि जो भोज्य पदार्थ हम बना रहे हैं, यानी जो खाना हम बनाने जा रहे हैं, वो घर के लोगों को पसंद आएगा भी या नहीं। यदि किसी भोज्य पदार्थों को विभिन्न प्रकार से बनाया जाए तो सभी को पसंद आ सकता है। जैसे एक लौकी की सिंपल सब्जी होती है, अगर वो पसंद नहीं आती तो हम उसको कोफ्ते बना सकते हैं, उसको भरकर उसको, और बहुत सारे व्यंजन होते हैं जिसको उसको हलवे के रूप में बना सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सब्जी वही होती है, हमें तो पौष्टिक चीज़ें देनी है, तो वेरिएशन के अंदर उसको दे सकते हैं। हम कई बार बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता। अरे तो ज़रूरी नहीं कि वो दूध उसको पसंद आता हो। अगर उसको दूध पसंद नहीं आता तो हम उसको खीर बना के दे सकते हैं, कस्टर्ड दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं। तो उसका जो आधा किलो दूध या आप उसको 1 गिलास दूध देना चाहती है तो उसका वेरिएशन चेंज करके उसको आराम से दिया जा सकता है। अतः परिवार के सदस्यों की रुचि का आहार आयोजन में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भोज्य वही खाना वही बनाया जाए जो कि परिवार के सदस्य आराम से खा लें। इसके बाद 8वां पॉइंट है पारिवारिक रीति रिवाज और संस्कृति। हर घर की, हर परिवार की, हर धर्म की अलग अलग संस्कृति होती है, उसके हिसाब से उनकी परंपराएं भी होती है। इन रीति रिवाजों और परंपराओं से बहुत अलग हटकर हम आहार आयोजन नहीं कर सकते। यदि किसी परिवार या समुदाय में केवल 2 ही समय के भोजन की परंपरा है, यानी वो 2 समय ही खाना खाते हैं, सुबह 11 बजे और रात को 7 बजे, तो हम चाहकर अगर उनके लिए 4 बार की भोजन व्यवस्था बनाएंगे तो वो सही नहीं रहेगी। अगर हम इसको बदलना चाहते हैं तो पहले हमें धीरे धीरे 2 की जगह 3 आहार आयोजन करके तो उनको धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। इसी प्रकार विशेष अवसर होते हैं, जैसे त्यौहार आते हैं अलग अलग, होली, दीपावली, इसमें हर घर के अंदर अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाने की परंपरा होती है। जन्मदिन पर अलग बनता है, विवाह के मौके पर, तो ये आहार आयोजना प्रतिदिन से भिन्न होती है, लेकिन यह भी पारिवारिक रीति रिवाज और संस्कृति के अनुरूप होती है। जैसे दिवाली और होली पर अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनती है, जैसे होली पर गुजिया बनाई जाती है, संक्रांत के अंदर तिल के लड्डू बनते हैं, फीकी बनती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये अलग अलग प्रकार के मौसम के हिसाब से, अवसर के हिसाब से बनती है और उसी के हिसाब से इसको बनाया जाना चाहिए। इसके बाद आता है महिला का कामकाजी होना। अधिकतर ये कहा जाता है कि अगर महिला कामकाजी है तो घर के अंदर हो ही नहीं सकता कि उनके बच्चों को पौष्टिक या संतुलित आहार मिले, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, तो वो जैसा तैसा उल्टा सीधा खाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है। अगर चाहे तो बाज़ार में कई प्रकार के ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि हमें रेडी टू कुक बनते हैं, मिल जाते हैं, या तैयार अवस्था में मिल जाते हैं, जैसे कि पिसे हुए मसाले, सॉस, जैम, पकाने के लिए तैयार सब्जियों के पैकेट भी मिलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम पहले ही आहार आयोजन अगर वो गृहिणी बना ले तो आजकल बहुत सारे ऐसी मशीनें उपलब्ध है, यानी मिक्सी है, ओवन है, जिसके अंदर फटाफट भोजन बन जाता है, तो उसका उपयोग करके भी इसको बनाया जा सकता है। तो कुकर के अंदर एक साथ 2-3 चीज़ें, दाल, चावल, सब्जी इत्यादि पकाई जा सकती है, जिससे कि समय बच सकता है। घर में टीवी इत्यादि देखते समय या बातचीत करते हुए सब्जियों को साफ़ करके रखा जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कामकाजी होने पर भी महिला अपने घर के लिए एक संतुलित आहार योजना बना सकती है। इसके लिए हफ्ते भर का आहार आयोजन कर सकती है, ताकि उसको पता हो कि आज क्या बनाना है, जिसके अनुरूप वो फटाफट तैयारी करके उसको बना सके। इसके बाद में आता है पोषण संबंधी ज्ञान, यानी कि ये सारी चीज़ें हमने कह तो ली, लेकिन ये सारी चीज़ें किसके आधार पर है कि किस भोजन में कौन सी पौष्टिक आवश्यकता है। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि अनाज में क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, सब्जियों में क्या होता है, दूध में क्या होता है, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम किसी भी प्रकार का आहार आयोजन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी आवश्यक है कि किस प्रकार के आहार में कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं। तो उपरोक्त जो भी सिद्धांत और कारक हैं, तो ये व्यवस्था हार्ड टू फास्ट नहीं होती, लचीली होती, यानी कि हमने सोच लिया कि कल हमें ये बनाना है तो बनाना ही है, ऐसा नहीं होता। कई बार समय के हिसाब से हमें अपनी आहार योजना चेंज भी करनी होती है, साथ ही साथ उसमें विविधता भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम आहार योजना बना लेंगे अपने परिवार की, चाहे वो साप्ताहिक बनाए या प्रतिदिन की बनाए, तो उसके कई लाभ हैं।
एक प्रकार से हमें सोचने में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। सभी सदस्यों की आवश्यकता के अनुरूप भोजन मिल जाएगा। भोजन में विविधता भी रहेगी, क्योंकि हमें पता रहेगा कि हमने 7 दिन के अंदर कितनी प्रकार की सब्जियों इत्यादि का समावेश किया है, तो हम उसको चेंज भी कर सकेंगे। तो ये सारी जानकारी के आधार पर अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आहार आयोजन करने पर हम अपने परिवार के लिए संतुलित भोजन व्यवस्था बना सकते हैं। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं बेटा, वो प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में कर लेना। अगर किसी प्रकार की परेशानी हो या कुछ समझ में ना आ रहा